Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to read History Lesson 1, The Rise of Nationalism in Europe. ये वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले मैंने 6 वीडियो किए हैं। आई होप आप लोगों ने मेरे 6 वीडियो देखे होंगे और उन्हें लाइक भी किए होंगे। ये वीडियो नंबर 7 है। इस वीडियो में हम आपको जर्मनी यूनिफिकेशन के बारे में बताएंगे। यूनिफिकेशन इन जर्मनी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम जर्मन यूनिफिकेशन। ओके, जर्मन यूनिफिकेशन में सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 39 कॉन्फेडरेशन। जर्मनी क्या है? 39 कॉन्फेडरेशन में डिवाइडेड था। ईच कॉन्फेडरेशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्फेडरेशन। ओके, इन ईच कॉन्फेडरेशन वॉज डिफरेंट इन इट्स वेट, मेजरमेंट, बैंकिंग, करेंसी, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सेट्रा। ठीक है, पहले भी आपको बताया था मैंने कि 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन है। जर्मनी में क्या है? 39 कॉन्फेडरेशन है और सभी कॉन्फेडरेशन एक दूसरे से अलग है। ओके, उनकी करेंसी अलग है, वेटिंग मेजरमेंट अलग है। ओके, उनका हर एक लैंग्वेज अलग है, हर एक चीज में वो अलग थे। दैट इज वाई इट वॉज वेरी टफ टू डू ट्रेड एंड कॉमर्स। इसलिए जर्मनी के जितने भी कॉन्फेडरेशन हैं उनके बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स करने में हमें दिक्कत होती थी। ओके, तो सबसे पहले 1834 में जर्मन स्टैब्लिश किया गया था। 1834 में क्या स्टैब्लिश किया गया था? जर्मन स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? जर्मन वॉज स्टैब्लिश एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसियन किंग। प्रूसिया क्या था? जर्मन कॉन्फेडरेशन का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्फेडरेशन था। ओके, तो प्रूसियन किंग के द्वारा जर्मन स्टैब्लिश किया गया था। किस लिए? 39 कॉन्फेडरेशन को यूनाइट करने के लिए, राइट। तो ट्रेड बैरियर हटाने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्लोरिश करने के लिए। ओके, विच वॉज ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन, जिसको कि अधिकतर जर्मन कॉन्फेडरेशन ने ज्वाइन किया। ओके, इन 1848, अब 1848 में क्या हुआ? इन 1848 नेशनलिस्ट फीलिंग्स, लोगों में क्या है? नेशनलिज्म की फीलिंग्स आई। जर्मनी के लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग्स आई। वो भी चाहते थे कि हमारी कंट्री भी यूनाइटेड हो, यूनिफाइड हो। ओके, हमें भी फ्रीडम मिले। तो इसलिए दे फॉर्म देयर ओन असेंबली। उन्होंने अपनी एक असेंबली बनाई जिसको कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। ओके, वहां उन्होंने वोटिंग की और 831 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए। कितने इलेक्ट हुए? 831 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को किंग ऑफ प्रूसिया के द्वारा मान्यता, रिकॉग्निशन नहीं मिला। ठीक है, और इस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, राइट। उसके बाद ओटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क हैं, उनको जर्मन यूनिफिकेशन के आर्किटेक्ट माना जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रूसियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, प्रूसिया की आर्मी की हेल्प से और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से। ब्यूरोक्रेसी मीन्स IAS IPS, जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। ओके, उनको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो विद द हेल्प ऑफ प्रूसियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी 3 वार वर हेल्ड। 3 वार हुए फॉर 7 ईयर। 7 ईयर तक 3 वार चले। किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। इट रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ ओटोमन बिस्मार्क। ठीक है, और अंत में क्या है? ओटो वन बिस्मार्क की विक्ट्री हुई। एट लास्ट इन 1871 केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया, नाम क्या है बेटा? केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू एम्पायर ऑफ यूनिफाइड यूनिफाइड जर्मनी। Thus Germany was unified.
ओके, तो आइए इसको देखते हैं हम, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो फर्स्ट पॉइंट में बेटा आप क्या लिखोगे, जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 39 कॉन्फेडरेशन। जर्मनी क्या है बेटा, 39 कॉन्फेडरेशन में डिवाइडेड था, ओके, विद मैनी ट्रेड बैरियर्स, और सब में क्या था, ट्रेड बैरियर थे, ठीक है, टैक्स देना पड़ता था वन कॉन्फेडरेशन से दूसरे कॉन्फेडरेशन में जाने के लिए टैक्स पे करना पड़ता था, एंड कस्टम ड्यूटीज, और कस्टम ड्यूटीज भी पे करनी पड़ती थी, ठीक है। दैट इज वाई इट वॉज डिफिकल्टी टू डू ट्रेड एंड कॉमर्स, इसलिए ट्रेड एंड कॉमर्स करने में हमें बहुत दिक्कत हुआ करती थी। सेकंड पॉइंट है, इन 1834 में जर्मन इस्टेब्लिश किया गया था। क्या इस्टेब्लिश किया था, जर्मन इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसियन किंग, प्रूसियन किंग के द्वारा जर्मन इस्टेब्लिश किया गया था, किस लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स को यूनाइट करने के लिए, राइट, समझ गए। थर्ड पॉइंट है आपका, इन 1848 में जितने भी जर्मनी के लोग हैं, जर्मन कॉन्फेडरेशन के लोग हैं, उनमें क्या है, नेशनलिस्ट फीलिंग्स अराइज होनी शुरू हो गई, नेशनलिस्ट फीलिंग्स अराइज होनी शुरू हो गई, ठीक है। उन्होंने वोटिंग किया और 831 रिप्रेजेंटेटिव्स उनके वोटिंग से इलेक्ट हुए। उन्होंने क्या, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, दे ड्राफ्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को किंग के द्वारा कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, समझ गए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क, नाम ध्यान में रखना इनका, ठीक है। ओटो वॉन बिस्मार्क वाज द ग्रेट पर्सनैलिटी, ओके, ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी यूनिफिकेशन में मेन रोल ओटो वॉन बिस्मार्क का है, तो इसलिए ये नाम आप जरूर याद रखिए, राइट। तो चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट, ये क्या समझे जाते हैं, आर्किटेक्ट, मतलब पूरी जर्मनी को बनाने में किसका हाथ है, ओटो वॉन बिस्मार्क का, वो द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट, विद द हेल्प ऑफ प्रूसियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से, ठीक है, इनकी मदद से 3 वार हुए। कितने वार हुए बेटा, 3 वार, कितने समय तक, फॉर 7 ईयर, 3 वार हुए, 7 ईयर तक हुए। इसका नतीजा 7 ईयर्स तक हुए, किसके साथ हुए, ऑस्ट्रिया के साथ हुए, डेनमार्क के साथ हुए और फ्रांस के साथ हुए, ठीक है। इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ, इट रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। ओटो वॉन बिस्मार्क इस फाइटिंग में, वार में जीत गए, मतलब जर्मनी जीत गई, ओके। एट लास्ट ऑन 18 जनवरी 1871, अंत में 18 जनवरी 1871 में केसर विलियम फर्स्ट, ये नाम भी ध्यान रखना, ठीक है, कि ये क्या थे, यूनिफाइड जर्मनी के पहले किंग थे, ओके, यूनिफाइड जर्मनी के पहले किंग के। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इसलिए ये जो मैंने लाइन लगाया है, ये वर्ड को आप ध्यान से देखना। सो ऑन 18 जनवरी 1871 केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया, ठीक है, प्रूसिया के केसर विलियम फर्स्ट थे, ठीक है, उनको क्या है, यूनिफाइड जर्मनी का नया एम्पायर बना दिया गया, ठीक है। अब जर्मनी क्या है, पूरी तरह से यूनाइटेड हो गई, ठीक है। पूरी तरह से यूनाइटेड होने के बाद उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नेशनल फ्लैग बनाया, करेंसी बनाई, बैंकिंग सिस्टम बनाया एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट किया। तो समझ गए बेटा आप ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मीन्स इटली यूनिफिकेशन। तो इटली यूनिफिकेशन के बारे में बताएंगे। इटली टू हैड a history of political fragmentation. Italian were divided, या Italy was divided into 7 states. इटली क्या है बेटा, 7 स्टेट में डिवाइडेड था। ओनली ऑन सार्डिना पैडीमाउंट, एक इटली स्टेट का नाम है सार्डिना पैडीमाउंट, देयर वॉज द रूल ऑफ इटालियन प्रिंस। यहाँ क्या था, इटालियन प्रिंस का रूल था।
लेकिन वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे, राइट। तो ओनली ऑन सार्डिना पेडिमाउंट देयर वाज द रूल ऑफ इटालियन प्रिंस। उसके बाद नॉर्थ में, इन द नॉर्थ देयर वाज द रूल ऑफ हैम्सबर्ग एम्पायर। नॉर्थ में किसका रूल था? हैम्सबर्ग एम्पायर का रूल था। साउथ वाज अंडर द पोप, साउथ हिस्से के ऊपर पोप का अधिकार था। पोप क्या थे? ब्रिटेन के जो अपर क्लास के लोग होते हैं, जो चर्च के मेंबर होते हैं, वो पोप होते हैं, ठीक है। तो सेंटर के ऊपर किसका रूल था? पोप के ऊपर रूल था। और साउथ के ऊपर बोर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का रूल था, ठीक है बेटा। तो ये उनका स्ट्रक्चर हो गया, किसका कहाँ कहाँ रूल था। उसके बाद इटली यूनिफिकेशन में सबसे मेन जो रोल प्ले किया वो गुसेपी मैजिनी ने किया। नाम ध्यान में रखना बेटा, गुसेपी मैजिनी, ठीक है। इन 1830s गुसेपी मैजिनी मेड 2 सीक्रेट सोसाइटी। कितनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई उन्होंने? 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई। कौन कौन सी बनाई? यंग इटली और यंग यूरोप। कौन कौन सी बनाई उन्होंने? यंग इटली और यंग यूरोप। ये 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज सीक्रेट सोसाइटी नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर एरोज अमंग इटालियन पीपल। और ये सीक्रेट सोसाइटी की मदद से इटालियन लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट किया गया, ठीक है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर केवर, ठीक है, ये भी एक नाम है, ध्यान में रखना। चीफ मिनिस्टर केवर ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ओके। ही फ्रीड सार्डिना पेडिमाउंट। सार्डिना पेडिमाउंट को पूरी तरह से स्वतंत्र कराया उन्होंने, किसके द्वारा? बाय द ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस। उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन फोर्स का कंट्रोल था, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर केवर ने सार्डिना पेडिमाउंट को पूरी तरह से स्वतंत्र करा दिया, ठीक है, बाय द ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस। उसके बाद गुसेपी गैरिबल्डी, ये भी नाम ध्यान में रखना। गुसेपी गैरिबल्डी ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, ओके। उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किसने? गुसेपी गैरिबल्डी में ने उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया। और 1860 में उन्होंने किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ये भी इटली का एक प्रोविंस है, स्टेट है, ठीक है। 1860 में उन्होंने किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज को पूरी तरह से स्वतंत्र करा दिया। किसके द्वारा? बाय द स्पेनिश रूलर। वहां किसका रूल था बेटा? स्पेनिश रूलर का रूल था। और स्पेनिश फोर्सेस को वहां से भगा दिया गया और इसको स्वतंत्र करा लिया गया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद वहां रोम वॉज मेड द कैपिटल ऑफ यूनिफाइड इटली, ठीक है। इटली क्या है? यूनिफाइड हो गई। और यूनिफाइड इटली हो गई तो वहां क्या है? रोम को उन्होंने इटली का क्या बनाया? कैपिटल बनाया। एंड विक्टर एम्यूल सेकंड, नाम ध्यान में रखना, विक्टर एम्यूल सेकंड, उनको उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने वहां यूनिफाइड इटली का एम्पायर बनाया, ठीक है। विक्टर एम्यूल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू एम्पायर ऑफ यूनिफाइड इटली। तो इटली यूनिफिकेशन में बेटा बेसिकली आपको गुसेपी मैजिनी के बारे में ध्यान रखना है। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ठीक है। चीफ मिनिस्टर केवर के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। उन्होंने किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज को स्वतंत्र करा, सार्डिना पेडिमाउंट को स्वतंत्र कराया, ठीक है। चीफ मिनिस्टर केवर का नाम ध्यान में रखना है। और इसके बाद गुसेपी गैरिबल्डी का नाम ध्यान रखना है। और अंत में विक्टर एम्यूल सेकंड जो कि यूनिफाइड इटली के किंग बने। तो आइए इसके बारे में हम करते हैं इटली यूनिफिकेशन, ओके। इटली पूरी तरह से कैसे यूनिफाइड हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में इटली क्या है? इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली क्या है बेटा? 7 स्टेट में डिवाइड था, ठीक है। इटली में 7 स्टेट थे। ओनली ऑन सार्डिना पेडिमाउंट, नाम है ये, ध्यान में रखना, अंडरलाइन में कर देता हूं नहीं तो फिर कहीं आप भूल जाओगे। ओनली ऑन सार्डिना पेडिमाउंट देयर वाज द रूल ऑफ इटालियन प्रिंसली हाउस। वहां क्या है? इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस के दबाव में थे वो, राइट, थोड़ी बहुत दबाव में थे,
सेकंड पॉइंट है, नोट के ऊपर किसका कंट्रोल था? नोट वॉज अंडर ऑस्ट्रेलियन हैम्सबर्ग एम्पायर। नोट के ऊपर ऑस्ट्रेलियन हैम्सबर्ग एम्पायर का पूरी तरह से कंट्रोल था, इसके ऊपर किसी और का नहीं था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन हैम्सबर्ग का कंट्रोल था पूरी तरह से नोट के ऊपर। उसके बाद सेंटर के ऊपर किसका कंट्रोल था? पोप। ठीक है, सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप। पोप मतलब ब्रिटेन में जो चर्च के मेंबर होते हैं, जो बहुत ही अपर क्लास के लोग होते हैं, प्रेस्टिजियस लोग होते हैं, रिस्पेक्टफुल लोग होते हैं, ठीक है, उनका रूल था। एंड साउथ वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बोर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। साउथ के ऊपर किसका रूल था? बोर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का रूल था। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग 1830s में गुसेपी मैजिनी, नाम ध्यान रखना, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग 1830s गुसेपी मैजिनी, उन्होंने क्या है? 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई। ठीक है, 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 2 सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है, इटली के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट किया गया। ठीक है, इटली में क्या है? कोई वन लैंग्वेज नहीं थी, सभी लैंग्वेज इटली की क्या है? अलग अलग थी उस समय। ठीक है, तो लैंग्वेज अगर अलग अलग है तभी भी नेशनलिज्म नहीं आ सकता, तो इसलिए लैंग्वेज को भी बनाया गया, इटालियन लैंग्वेज को एडॉप्ट किया गया बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है, सीएम केवर्ड। सीएम केवर्ड का फुल मतलब है चीफ मिनिस्टर केवर्ड, ध्यान में रखना ये नाम। ओके, ये ग्रेट पर्सनैलिटी है जिन्होंने इटली यूनिफिकेशन में रोल प्ले किया। चीफ मिनिस्टर केवर्ड लेड मूवमेंट टू यूनिफाई इटली, उन्होंने इटली को यूनिफाई करने के लिए मूवमेंट किए। ठीक है, ही लेड वार, उन्होंने वार की किसके साथ? ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस के साथ। ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस के साथ उन्होंने वार किए एंड सार्डिना पैरामाउंट को पूरी तरह से स्वतंत्र करा लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, गुसेपी गैरिबल्डी, ये भी नाम आप ध्यान रखना, ये भी एक ग्रेट पर्सनैलिटी है। गुसेपी गैरिबल्डी ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने भी मूवमेंट ज्वाइन किया। ठीक है, कब किया? इन 1860s में। ठीक है, 1860 में उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया। दे मार्च्ड टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज। कहां गए ये? किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ये भी इटली के स्टेट का नाम है, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज। वहां वो गए, वहां किसका रूल था? स्पेनिश रूलर का रूल था वहां, और स्पेनिश रूलर को वहां से भगा दिया गया और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज को पूरी तरह से स्वतंत्र करा लिया गया। ठीक है, एट लास्ट इटली क्या हो गया? यूनिफाइड हो गया, और यूनिफाइड होने के बाद रोम वॉज मेड द कैपिटल, रोम को क्या बनाया गया? इटली का कैपिटल। आज भी रोम क्या है? इटली की कैपिटल है। कब? इन 1861 में। और ये नाम भी ध्यान रखना, विक्टर एम्यूल सेकंड, एंड विक्टर एम्यूल सेकंड वाज मेड द न्यू एम्पायर ऑफ यूनिफाइड इटली। ठीक है, thus इटली वाज यूनिफाइड। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा, जर्मन यूनिफिकेशन भी मैंने बता दिया आपको, और इटली यूनिफिकेशन आपको मैंने बता दिया। धन्यवाद।